नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके मुलाकात कराते हैं अपने इस कार्यक्रम में किसी एक विशेष व्यक्ति से, किसी विशेष व्यक्ति से। तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने संघर्ष किया और लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे, और राजनीति में उन्होंने कुछ ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। और अब जब ये कहा जा रहा था कि विंध्य की उपेक्षा हो रही है, ऐसे समय में उन्हें जिम्मेदारी मिली है, और वो भी बड़ी जिम्मेदारी है। क्या सोचते हैं आप, कैसे सोचते हैं? इससे पहले जब सरकार बनी और विंध्य का कोई व्यक्ति नहीं आया, और अब आपको क्या लगता है कि विंध्य की जो उपेक्षा थी वो भरपाई हो गई इसकी? नहीं, मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से सोचता हूँ। एक तो ये विंध्य की उपेक्षा किसके द्वारा? जनता ने तो की नहीं, जनता ने तो भरपूर विंध्य को दिया। विधायक 8 बनाए, 7 बनाए, 15 में से 14 बनाए, 30 में से 25 बनाए। तो उसमें वहाँ से कोई ऐसा नहीं कह सकते कि उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की या दल की हुई है। अब बीच में सरकार की तरफ से जिनकी बननी चाहिए, तो सरकारें भी बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो किसी पद देना या न देना ये सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब इसके बाद जब सरकार बनी तो किनके कारण बनी, कैसे बनी, ये सबको पता है। तो जिनके कारण बनी उनकी जो भूमिका थी, जो उनका योगदान था, उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। ऐसा करके पार्टी ने विचार किया होगा, इसलिए शायद उस अवसर पर यह मौका नहीं मिला कि सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी का कोई विंध्य प्रदेश से भी, विंध्य प्रदेश क्या, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मागी से, शहडोल से, अनूपपुर से, उमरिया से, सतना से मंत्री बनाए गए, केवल रीवा, सीधी, सिंगरौली नहीं बनाए गए। तो मैं उसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ। 3 लोगों को मौका मिला था समय समय पर, लेकिन जैसा कि आपका नाम सबसे अधिक चर्चित था, जो अनुमान लगाया जा रहा था वो हो भी गया, सच भी हुआ। लेकिन एक और वरिष्ठ विधायक, उनका नाम भी बहुत चर्चा में था, केदार जी का। और कल जब उन्होंने ये जो निर्णय हुआ परसों, तो उसके बाद उनकी ओर से यही था कि अभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उसको आप कैसे देखते हैं? ये हमारा विषय नहीं है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई अकेला मैं काबिल व्यक्ति नहीं हूँ जिसको इस पद में ही बैठाया जाता तभी विधानसभा चलेगी या दायित्व का निर्वहन होगा। हम जैसे कई विधायक हैं जो हमसे ज़्यादा योग्यता, हमसे ज़्यादा अनुभव, या हो सकता है हमसे ज़्यादा बड़े हों, और पार्टी का निर्णय है, संगठन का निर्णय है, शिवराज जी का निर्णय है। उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि गिरीश गौतम को मौका देना चाहिए, इसलिए हमको मौका मिल गया। तो इसमें किसी की उपेक्षा होना या नहीं होना, क्योंकि मैं ऐसा मूल समझता हूँ कि संगठन ही सर्वोपरि है। हमारा जो अस्तित्व है वो बिना किसी संगठन के नहीं है, और संगठन हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उसी के कारण हम हैं। हमारे कारण भारतीय जनता पार्टी, ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। एक विधानसभा अध्यक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गरिमामय है। खासतौर से अगर मैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बात करूं, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा का संचालन बहुत ही गरिमापूर्ण रहा है। तो अब आप उसे आगे ले जाने की, उस परंपराओं को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप पर है। आप कैसे सोच रहे हैं, कैसे करना है, क्या सोचा है? कल के धन्यवाद भाषण में मैंने अपने तमाम पूर्ववर्ती अध्यक्षों का नाम लिया है, और जिनकी बदौलत हिंदुस्तान की विधानसभाओं से एक विधानसभा गौरवशाली परंपरा के लिए, आप सब जानते हैं, जिसका ये कह सकते हैं कि नाम है। इसलिए मैंने कहा उस परंपरा को किसी तरह से खरोंच तक नहीं लगने दूंगा। मैं इस बात का प्रयास करूंगा। मैं इस बात की गारंटी तो नहीं ले सकता कि नहीं हो सकता, मैं मनुष्य हूँ, कोई चूक हो सकती है। अपनी तरफ से प्रयास करूँ कि उसमें खरोच नहीं लगे। और मैं ऐसा समझता हूँ कि चुनौती नहीं हुई होती, सब सामान्य स्तर पर हुआ होता, तो ऐसा गौरवशाली इतिहास या गौरवशाली परंपरा का उदाहरण मध्य प्रदेश विधानसभा नहीं बनती। मध्य प्रदेश विधानसभा, अब जाहिर है कि अब अध्यक्ष हैं तो विपक्ष को भी संरक्षण देना है। पार्टी लाइन की भी आप बात कर रहे थे अब, लेकिन अब जाहिर है कि अब पार्टी लाइन से हट के सारी तरह की चीज़ें, और जाहिर है सरकार के कामकाज पर बहुत ढेर सारे सवाल और बहुत से आईने दिखाए जाते हैं विधानसभा में। तो उसको किस तरह से वो संचालन होगा, उस दौर और इस दौर में बहुत ढेर सारे परिवर्तन भी हैं। विधानसभा बहुत कम चलती हैं आजकल। मैं उसमें
मैं कहना ये चाहता हूँ कि समय से विधानसभा का कोई तुलना नहीं होनी चाहिए। समय अलग चीज़ है, विधानसभा चलना एक चीज़ है। हम 40 दिन विधानसभा चलावें और 40 दिन में कोई सार्थक बहस नहीं हो, कोई सार्थक निर्णय नहीं निकले, तो उसका क्या औचित्य है। यदि वही 10 दिन के भीतर या 15 दिन के भीतर, 20 दिन के भीतर हम कोई सार्थक बहस करके, कोई विचार मंथन करके अच्छी परिणाम दे सकें, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विधानसभा केवल 40 दिन का इसलिए चलाना कि हमको वहाँ पर हल्ला गुल्ला मचा करके केवल समय 24 घंटे बिताना है और संख्या में गिनती करा देना है कि हमने 40 दिन चलाई, तो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा। इस दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं होगा कि विधायक जो है वो हल्ला गुल्ला में अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाता। और मैं भी अब 18 साल से विधायक हूँ इस विधानसभा के भीतर, और मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि विधायकों को जो अवसर मिलता है यदि उसका वो सदुपयोग करे। सदुपयोग मतलब कि अपने को एक बात अलग करना पड़ेगा। मैं विधायक साथियों से भी अब कहीं मौका लगेगा तो बातचीत करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपन फील्ड में भाषण देते हैं उसके और विधानसभा के अंदर दिए गए भाषणों में अंतर होना चाहिए। फील्ड में हम कुछ बोलते हैं, जनता के सामने हम कुछ बोलते हैं, पर यहाँ हमारी नियम है, प्रक्रिया है, परंपराएं हैं, संचालन के नियम हैं, उसको उसके भीतर रह करके ही हमको बात करनी और सार्थकता के साथ बात करनी और वजनदारी से बात करनी। उससे भी आपका नाम ही होता है। न केवल विधानसभा के बाहर भी आपका नाम होगा, विधानसभा के भीतर भी। मैंने कई विधायकों को 18 साल के भीतर देखा है जो इतना बेहतरीन बोलते थे कि वाकई में उनको एक आदर्श स्थिति में मैं पाता था। हाँ बिल्कुल, मैं तो खासतौर पर सुनता रहता था, उन्हीं को सुनता था। तो अब उनकी भूमिका ये जय पराजय से उसको नहीं जोड़ना चाहिए कि कौन पराजित हो गया, कौन विजित हो गया, कौन सत्ता पक्ष है, कौन विपक्षक है। इसीलिए मैंने कहा है कि अब चूंकि आपने हमको ये आसंदी में बैठाया है, तो मैं प्रयास ये करूंगा कि इस सदन के भीतर प्रत्येक माननीय सदस्य का मैं अब संरक्षक हूँ। उसके हितों का, उसके विशेषाधिकार का संरक्षण कैसे हो सके, ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि विशेषाधिकार का मतलब ये हमारे व्यक्तिगत विशेषाधिकार का नहीं है। जनता के लिए उठने वाली आवाज का जो अधिकार आपको प्राप्त उठाने का, उस अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी है। जनता के हितों के लिए जो आप आवाज बुलंद करते हैं, उन हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी है और मैं प्रयास ये करूंगा कि उसमें सफलता प्राप्त करूं और आपको निराश भी नहीं होने दूं। एक सवाल और है, जैसा आप कह रहे हैं कि अवधि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, चर्चा महत्वपूर्ण है, तो क्या लगता है हम आने वाले वक्त में ऐसा देखें कि अब विधानसभा की अवधियां कम होंगी? और दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने भी देखा होगा, पत्रकारिता में मैंने भी बहुत लंबे समय से इन चीज़ों को देखा कि जब विधानसभा का एक प्रश्न किसी अफसर की टेबल तक पहुंचता था तो पिन ऑफ साइलेंस हो जाता था, अफसर अपना चैम्बर बंद कर लेता था, सबसे क्षमा मांग लेता था कि विधानसभा का प्रश्न है, अब मुझे बहुत ढेर सारे जवाब तैयारी करनी है, तो आज का समय दे दीजिए। और बहुत समय, बहुत गंभीरता से उसको वो लेता था। लेकिन शनय शनय ये इसका अभाव सा दिखने लगा है और कई बार तो ऐसा होता है विधानसभा में उत्तर भी अधूरे आते हैं या फिर सही नहीं है। नहीं, कुल मिलाकर के हम उसको ऐसे देखें कि शायद हमारे मन के भीतर है कि केवल प्रश्नोत्तर या प्रश्नकाल जो है उसी में हमारी समस्याओं का हल निकलेगा। यदि हम कहते हैं कि किसी का संतोषजनक उत्तर नहीं है या उत्तर समाधान कारक नहीं है या उत्तर अपुष्ट है, उससे कोई बात नहीं निकल रही है, तो उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। विधानसभा के नियम उसमें देखेंगे, प्रक्रिया के भीतर एक ही तरीका थोड़ी है, न जाने कितने कई तरीके हैं और जिसमें अधिकारियों को मजबूर किया जा सकता है कि उसके प्रश्न का जो उत्तर है वो सही करें और उसमें कार्रवाई करें। हमारे पास प्रश्न संदर्भ समिति किस बात की है? यदि अधिकारियों की तरफ से या विभाग की तरफ से ऐसी कोई बात आई है जो जानकारी आधी अधूरी है या तथ्यों को तोड़ मरोड़ किया गया है या गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है, इसी के लिए तो प्रश्न संदर्भ समिति है। और समितियों का मजबूत होना भी विधानसभा की कार्रवाई संचालन में बड़ा सहायक होता है, क्योंकि जो समितियां होती हैं वो मिनी विधानसभा उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तो 12 महीने चलती है। विधानसभा तो साल में 3 बार चलेगी, 4 बार, 40 दिन चलेगी, 35 दिन चलेगी, 25 दिन चलेगी, पर वो विधानसभा की समितियां तो 12 महीने चलती हैं। और 12 महीने उन समितियों का काम यही है कि किसी तरह से ऐसा लगे अधिकारियों को कि यदि हमने विधानसभा में किसी तरह का उत्तर गलत भी दे दिया तो वो बच के नहीं जाएंगे और वो संदर्भ समिति के माध्यम से, याचिका समितियों के माध्यम से, विशेषाधिकार हनन के माध्यम से, न जाने कितनी समितियां हैं, उन समितियों के माध्यम से भी उनको पकड़ा जा सकता है।
और चूंकि मैं स्वयं कई समितियों में रह चुका हूँ और मैंने देखा है अधिकारियों में, मैं खुद इस बात का प्रयास करता था, विधानसभा में जो आया, नहीं तो हमारे पास विशेषाधिकार हनन था, हमारे पास प्रश्न संदर्भ समिति थी, उन समितियों के माध्यम से जब अधिकारियों को पकड़ता था तो अब उनके पूरे उसका देखिए हालत का क्या होता था, अब वो जानते होंगे जब प्रश्न संदर्भ में उनको ला करके खड़ा करता था। कुछ संदेश देंगे आप अधिकारियों को कि बिल्कुल कोताही अब नहीं चलेगी? सीधा संदेश है, और कि किसी तरह से विधानसभा के, जैसा मैंने कहा है, हमारे माननीय सदस्यों के उनका जो विशेषाधिकार हनन है, उसका विशेषाधिकार हनन को मैं किसी कीमत पर विस्तार नहीं करूंगा। अब विशेषाधिकार हनन की मैंने परिभाषा भी कर दी है, जनता के लिए जो उनको अधिकार प्राप्त है लगाने का, उनको बात उठाने का, उसमें गलत जानकारी, ये भी विशेषाधिकार हनन के भीतर है कि हमको यदि गलत जाए, प्रश्न संदर्भ समिति अलग है, विशेषाधिकार हनन समिति है, उनके हितों की जब रक्षा करेंगे तो ये सब अपने आप ठीक हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। आपने छात्र राजनीति की, जब छात्र थे तो क्या सोचा था, राजनीति ही करना है या उसके अलावा और कुछ करने के लिए सोचा था? विज्ञान के विद्यार्थी होते हुए कला की तरफ आना तय था कि राजनीति में ही जाना है, और छात्र राजनीति 1972 में मैं TRS कॉलेज हमारा हुआ करता था, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी चुना गया था। 1972 से चुनाव लड़ना शुरू किया कॉलेज का। 80 में विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा, 85 में दूसरा लड़ा, 93 में तीसरा लड़ा, 98 में चौथा लड़ा, अभी 2003 से आगे आपके सामने है। 4 चुनाव हारा और 4 चुनाव जीता। अब ऐसा भी लगता होता कि राजनीति नहीं करनी, तो जब एक बार हार गए, 2 बार हार गए, तो बैठ के अच्छा वकालत भी ठीक ठाक चलती थी, वकालत में भी कमी नहीं थी, उस दिशा में चले जाते। पर ऐसा लगा कि राजनीति के क्षेत्र में हमको जाना चाहिए, और अब जो राजनीति का वातावरण है वो पहले से भिन्न जरूर है। भिन्नता मैं इसमें देखता हूं कि जैसा आप कह रहे हैं, साइकिल में कोई पेट्रोल बचाने के उद्देश्य से साइकिल नहीं चलाता था कि कोई अखबार में छपेगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल के दाम, मैं साइकिल से गांव के भीतर पहुंचता था, और आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि उसका कोई प्रचार प्रसार भी नहीं होता, किसी अखबार में नहीं छपता था, और मैं साइकिल चला ही रहता था। तो साइकिल चलाना एक मैं माध्यम समझता था कि जनता के बीच में जाना, उसके बीच में उसकी तरह रहना। मुझे गांव में रुक गया, वहीं लेटा हूँ, फिर उसमें तमाम सारे लोगों की भागीदारी होती थी। अब 70-80 लोगों को लेकर चलता था साइकिल में। आप समझिए किसी गांव में रुकता था रात को, 80 लोगों के लिए कपड़े का इंतजाम करना, उनके बिछाने का इंतजाम करना, उनके खाने, तो सैकड़ों लोग लगते थे जो इस व्यवस्था में लगते थे। तो इसलिए अपन ये करते थे कि हम जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा। आज थोड़ा सा है परिवर्तन, तो ये समय की मांग है, और समय की मांग के हिसाब से उस जमाने में हम लोग जो है सामने खड़े होकर के प्रणाम करते थे, वोट मांगते थे। अब आजकल तो फेसबुक से मांगते हैं, और मैं, अब हो सकता है पुराने विचारों का ख्याल का हूं मैं, पर मैं ऐसा समझता हूं कि जो फेस टू फेस में मजा है वो फेसबुक में मजा नहीं है, नंबर 1। दूसरा, मोबाइल जो हमारे आए हैं, इससे हम इंटीमेशन दे सकते हैं, इंटीमेसी नहीं दे सकते। इंटीमेसी जो सामने खड़ा होकर के जो भावुकता पैदा करते हैं हम, जो रोमांच पैदा करते हैं, जो हम किसी के सामने से आने के सामने खड़ा होकर के उसका पांव छूटते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, वो भाव उसके चेहरे का देखिए, वो शायद आपके इस मोबाइल के इंटीमेशन में नहीं आएगा। इसलिए महत्वपूर्ण इंटीमेसी है, इंटीमेशन भी जरूरी है। मैं ऐसा उसका विरोध थोड़ी कर रहा हूँ कि मोबाइल आएगा तो इसको अवॉइड कर दो, पर उसको दोनों को सामंजस्य बनाकर चलने की, अपने को केवल इंटीमेशन पर मुनासिब नहीं रखा, इंटीमेसी भी बनाए रखना। और इसीलिए मैं एक सिद्धांत को फॉलो करता हूँ कि कभी भी कि कोई धावक दौड़ता है तो दोनों पांव उठा करके 1 इंच जमीन नहीं नाप सकता। एक पांव जमीन में होगा, एक पांव उठेगा, तभी वो दौड़ पूरी करेगा, या जो कुछ करे दौड़ में आगे बढ़ेगा। इसलिए हमको दोनों को सामंजस्य बना के काम करना पड़ेगा। वो अब थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है। हो सकता है मैं अब 68 साल का हो गया हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि नहीं हमारे जमाने का दौर अच्छा है, हमारे नए बच्चों को लगता है नहीं इस जमाने का दौर अच्छा है, ये हो सकता है। परंतु सलाह यही है कि वो प्रभावी बहुत है, वो बहुत प्रभावी है। विज्ञान को आप कह रहे हैं वरदान की तरह लो और संवाद बना रहे लगातार। नहीं, वरदान की तरह लेना है, और हवाई जहाज बंद कर दें ऐसा मैं नहीं मानता, बस बंद कर दो, ट्रेन, ये भी नहीं मानता। पर उसका मतलब ये कतई नहीं कि हम ट्रेन में रहें, हवाई जहाज में रहें। अरे भाई, एक बार जमीन में भी खड़ा होना है, और ये तभी संभव है जब अपना एक भाव हमारे जो भारतीय संस्कृति पर, उस पर ही अपने को भरोसा रखना। क्योंकि
मैं जो छोटी समझ के साथ समझता हूँ कि हम दो लोग हैं, आप न बढ़ पावे या आप न खा पावे, हम भर खाएं, ये विचार जो मेरे मन में आया तो ये विकृति है। आप अपना खाओ, हम अपना खाएं, ये प्रकृति है। आप खा लो इसके बाद मैं खाऊं, ये संस्कृति है। और ये भारतीय हमारी जो एक आध्यात्मिक जो चीज है उसकी एक ये झलक है। और इस भाव पर भी अपने को खड़े रहना चाहिए। विकृति में हम क्यों जाएं, प्रकृति पर क्यों रहे हम संस्कृति की तरफ क्यों न बढ़े। तो ये भी करने की आवश्यकता है और इसको भी कई बार शिक्षा के माध्यम से या इस तरह से हो सकता है, पर अनुभव इसमें बहुत काम आता है। साइंस लिया, जाहिर है परिवार की इच्छा रही होगी कि आप कुछ अच्छा पढ़ लें, कोई बड़े अफसर बन जाएं, कुछ ऐसा अपना करियर बनाएं। तो जब आप साइंस के बाद फिर कला की ओर बढ़े, LLB करने लगे, तो परिवार के लोगों का क्या रुख था, वो क्या सोचते थे? और उस समय जाहिर है बहुत जिम्मेदारियां भी होंगी। मेरे पिताजी मिलिट्री में थे, रिटायर होकर के 1950 में आए थे। स्वाभाविक हर पिता की इच्छा होती है कि उसका लड़का उससे आगे बढ़े मतलब कि किसी क्षेत्र में जाए। राजनीति का क्षेत्र हमारे घर में नहीं था। पिताजी मिलिट्री से आए थे, राजनीति का कोई लेना देना नहीं था। पर हमने जब शुरुआत की राजनीति की विद्यार्थी जीवन से, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि उनने रोका हो कि रास्ता गलत है। और जब मैं आगे बढ़ता गया और 1980 के जब मैं पहली मरतबा चुनाव लड़ा, तो मुझे आज भी याद है, मैं उनसे कहने नहीं गया कि मेरा प्रचार करने जाओ, पर वो अपने से साइकिल, उस समय गाड़ियाँ घोड़ी थे नहीं, तो रिश्तेदारी में जाना, लोगों से कहना कि हमारा लड़का लड़ा, ये किया। तो उनके मन की इच्छा रही होगी कि हमारा लड़का विधायक हो जाए, और इसके बाद उनका दुखद निधन हो गया। इसीलिए मुझे कल जब मैं उस कुर्सी पर बैठा तो मुझे उनकी याद आई, इसलिए मैंने उनका स्मरण किया, उनके चरणों में नमन करता हूँ और इसके बाद अपनी बात आगे शुरू की। परिवार के और लोगों ने बाद में, क्योंकि आपने तो समाज सेवा और वो ऐसे ही विपक्ष में रहने वाली पार्टी जहाँ मध्य प्रदेश में कभी उसकी सरकार भी नहीं रही, उस पार्टी के साथ आपने उन चीज़ों को शुरू किया, तो फिर संघर्ष तो बहुत रहा होगा। अब वो संघर्ष क्या थे, अब इससे अंदाजा एक चीज से लगा लीजिए कि अपने जीवन में जन समस्याओं को लेकर लड़ते हुए 70 बार से ज्यादा जेल की यात्राएं की है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि संघर्ष क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, और क्यों करते रहे। छोटे छोटे लोगों की समस्याओं कौन उठावे उनकी, तो उसके लिए मैं ही था रीवा में, छोटी पार्टी में था, फिर भी उनकी समस्याओं के लिए लड़ता था। और उस संघर्ष में भी मजा था। पार्टी छोटी है, मेरा कद छोटा है, पर अधिकारियों को दबा देता था, उनको बात को सुनना पड़ता। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। कद तो आपका काफी बड़ा है। नहीं, कद नहीं था बड़ा, उस समय विद्यार्थी जीवन से निकला था। मैं इस कद की बात कर रहा हूँ जो कुदरत ने आपको दिया है। नहीं, इस कद से नहीं होता। तो एक मैं छोटे से आंदोलन का उदाहरण देता हूँ। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, 77-78 की बात है। तो एक आदेश निकला जिला प्रशासन का। उस आदेश में ये निकला कि रीवा शहर के भीतर सुअरों को मारने पर कुछ इनाम दिया जाएगा, माने जो मार के लाएगा, रिपोर्ट करेगा, उसको ₹1 दिया जाएगा। हमारे पास सुअर पालक आए और उनने ये कहा कि साहब ये तो बड़ा अन्याय हमारे साथ हो रहा है। तो मैंने एक नोटिस दिया कलेक्टर को कि आप परेशान मत होइए, सरकार का पैसा ज्यादा खर्चा होगा, इससे बेहतर ये है कि मैं कर लेता हूँ, परसों मैं सारे सुअर पालकों को सारे सुअर लेकर के कलेक्ट्रेट के अंदर कर देता हूँ, आप एक साथ मार दीजिए। अब आप कल्पना करिए, जब मैंने नोटिस दी कलेक्टर को, तो हालत क्या होगी, सुअर सारे कलेक्ट्रेट के भीतर प्रवेश करेंगे तो हालत पूरे बाबू वो सब चिल्लाने लगे। अंत में कलेक्टर ने बात की, उस ऑर्डर को वापस करना पड़ा। तो ये असरकारक चीजें हम किया करते थे, और वो आंदोलन के माध्यम से ही हुआ। अच्छा, दूसरा ये था कि तब प्रिंट मीडिया भी इतना असरकारक नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था ही नहीं, प्रिंट मीडिया भी उतना जोरदार नहीं था। तो फिर अपना हैंडबिल निकालते थे, हैंडबिल के माध्यम से लोगों के बीच जाते थे, तो वो सब साधन थे, उसके माध्यम से संघर्ष करके आगे निकले। 196 वोट और एक बहुत ताकतवर नेता सामने, जिसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री कहते थे कि पूरे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं हूं, और रीवा के मुख्यमंत्री श्रीनिवास तिवारी जी। उनसे मुकाबला 196 वोट
उसको आप कैसे याद करते हैं और क्या लगा कि वहाँ कहाँ चूक गए और क्या लगा कि क्या किया जो इतने निकट पहुंच गए? नहीं, तब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी नहीं। इसमें आपके मतदाता पत्र के माध्यम से मतदाता जो पेटी पर्ची होती थी उसके माध्यम से वोट पड़ता था, पेटी होती थी। तो सबसे बड़ा गड़बड़ तो यह था कि वोटर लिस्ट में इतना ज्यादा फर्जी वोटर्स थे। अब जब 2003 की लड़ाई मैंने लड़ी तो उस समय 27,000 से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट में 1263 नाम एक घर में थे। अब ये सब तरीके थे, उसके बाद भी 294 से हारते थे। और मैं जब 80 में लड़ा तब भी बहुत अच्छा वोट मिला था। उस समय कांग्रेस के राजेंद्र मिश्रा जी हुआ करते थे, वो चुनाव जीते थे मुझसे। फिर 85 में मनगमा लड़ने आया, गुड़ से लड़ा, फिर मनगमा आया 1985 में लड़ने। चंपा जी विधायक हुई कांग्रेस से, तब भी मैं हारा बहुत कम मार्जिन से, 3,000 से। फिर 93 में श्रीनिवास तिवारी जी से ही लड़ गया, तो जब उनसे लड़ा तो उसमें भी हमको 19,000 वोट आया, 22,000 तिवारी जी को आया। फिर 98 में जब लड़ा मैं तो फिर आप सब जानते हैं केवल 294 का फर्क आया। फिर इसी दरमियान पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हम आ गए। भारतीय जनता पार्टी में इसमें मैं एक सवाल मेरा इसमें भी है, कम्युनिस्ट विचारधारा, बहुत संघर्ष की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, एकदम से ये जो लेफ्ट और राइट का जो अंतर है उसकी खाई आपने कैसे पार्टी और कैसे इसमें कभी कोई अंतर द्वंद रहा? मैं इसको लेफ्ट राइट में किताबों के हिसाब से देखता हूँ। मैं वहां भी लड़ता था, मैं एक बात कहा करता था कि बाकी सब ठीक है, उनकी विचारधारा में गड़बड़ी नहीं है, गरीबों के लिए काम करना वो गड़बड़ नहीं है, ये सब चीजें हैं। पर वो एक बात नहीं समझ पाते थे, धर्म को और धर्म के मर्म को अलग अलग नहीं कर पाते थे। मैं उसको दूसरी तरह से देखता था। जैसे आपका इलाहाबाद है हमारे पास में, उसी उदाहरण देता हूँ। इलाहाबाद में महाकुंभ होता है जिसमें करोड़ों लोग गिनीज बुक का दर्ज होने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। ये क्या है? धर्म है, ठीक। पर अब वो गिनीज बुक में दर्ज होने वाली भीड़ कहां से आती है, कौन लेके आता है, ये धर्म का मर्म है। तो धर्म में और धर्म के मर्म में वो अंतर नहीं कर पाए, इसलिए उनका फेलोर था। भारतीय जनता पार्टी के बीच में दोनों सामंजस्य है, उसका भी सामंजस्य है। हमारे दीनदयाल जी का अंत्योदय अंतिम पाय पर खड़े हुए, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक सारी सुविधा पहुंचे, ये सोच तो उसी तरह का है। अपने तो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को उठाना, और उनके यहाँ दूसरी चीज है, उनके यहाँ उस छोर को उठाना और दूसरे वाले छोर को खत्म करना, उसको नजरअंदाज करना। हाँ, नहीं, खत्म करना, ऊपर खत्म करना, फैक्ट्री खत्म करना, ये करना, मजदूरों की लड़ाई लड़ना, तो उससे देश का विकास या प्रदेश का विकास संभव नहीं हो पाता। तो ऐसा मैं उसको इस दृष्टिकोण से नहीं समझता। दूसरा, मैंने ये विचार किया जब लोगों, हमारे माथुर साहब उस समय संगठन महामंत्री थे, हमारे संगठन मंत्री संभाग के, भगवत शरण माथुर, मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। जब 98 के चुनाव 294 वोट से हार गया तो उनसे मेरी भेंट हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने एक बात कही कि अब तब मैंने ये सोच लिया कि अब राजनीति नहीं करना, अब उन्हें को वकालत करना। माथुर साहब ने कहा कि अब आप एक राजनीतिक जीवन की पारी समाप्त हो गई, अब बची हुई पारी हमको चाहिए, और वो पार्टी के भीतर लेके आए। संघर्षों का दायरा तब भी चलता रहा और टिकट भी मिल गया ईश्वर की कृपा से, उनके कारण 2003 में जीत करके आ ही गया। फिर आप सफर आपके सबके सामने है। तो ये एक मिथक था, दादा नहीं देव आए, वोट न देव तब आए, और ये जब इससे संघर्ष आप कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि आप एक दिन विधायक बनेंगे इस तरह से, और 28,000 से अधिक वोटों से फिर बाद में आप जीते। और इसी के साथ मेरा एक आखिरी सवाल और भी है। विंध्य प्रदेश की मांग समय समय पर उठती रही है, पहले तो विंध्य प्रदेश था, भी समय समय पर उठती रही है, आप उसे कैसे देखते हैं? नहीं, मैं उनके हार के बारे में तो आश्वस्त था, क्योंकि जिनका दबदबा पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के बराबर दिखाई पड़ता हो, और उनकी जीत का अंतर हमेशा 1,000-1,500 से ज्यादा नहीं हुआ करता था, हर बार कम होता जाता था। तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा। जब मैंने वो चेक किया वोटर लिस्ट वाला, समझ में आया कि ये पॉइंट यदि अपन पकड़ लें तो इनको हराया जा सकता है, वो पकड़ करके चुनाव हरा दिया। अब वो जो नारा था, हो सकता है उनका नारा नहीं हो, कई बार समर्थक अत्युत्साह में आकर के नारा लगाते हैं। हाँ, नेता का ये काम जरूर है कि नारा अशोभनीय है, हमारे जो लोकतंत्री जो मूल्य है उस मूल्यों के खिलाफ है,
उसको रोकने का काम हमको करना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता जो हम खड़े हैं, हमारे सामने नारा गाली गलौज का लगाएगा तो हमारा कर्तव्य है कि उसको हम रोकें कि आज के बाद ये नारा तुमको देना है, हमारे यहाँ बाहर चले जाओ। ऐसा शायद ये नहीं कर पाए या नहीं करना चाहते थे, वो जाने ईश्वर जाने क्या करते थे, नहीं हो पाए, इसलिए वो नारा बना। तो इसीलिए फिर बाद में तो अखबारों में भी निकला, जब चुनाव 2003 का हारे तो जो ये मिथक था उसी मिथक को उल्टा करते हुए प्रिंट मीडिया ने छापा कि दादा न हो दऊ वाही और क्या मनैया ही, ऐसा करके कुछ छपा था। तो ये है, अब ये तो मिथक अपना बनता है, पर हमको रोकना चाहिए, क्योंकि हम जिस समाज के, जिस संगठन के हम मुखिया हैं, अगुआ हैं, उसको भीड़ तंत्र का हिस्सा हम नहीं बने, बल्कि भीड़ को अपने तंत्र का हिस्सा बनाने, अपने दिशा में ले जाने का काम करें, और वो दिशा अच्छी होनी चाहिए। जाहिर है तभी आप नेता हैं, नहीं तो फिर तो आप पिछुए हैं। कोई बिल्कुल बिंद प्रदेश के बारे में, बिंद का आंदोलन आज का, जैसे लोग कहते हैं, मैं आज का नहीं मानता, ये 1956 का आंदोलन है। वो स्वरूप दूसरा था, तब स्वरूप था कि बिंद प्रदेश हम टूटने नहीं देंगे, तो बिंद मर्जर के खिलाफ आंदोलन हुआ। गंगा चैताली का गोलियों से उनकी मौत हो गई, आज भी उनके नाम से वाटिका बनी है। तो बिंद का मर्जर के खिलाफ आंदोलन, मतलब बिंद को ही रखना, यही आंदोलन था। बाद में कुछ दिन का सब मामला ठंडा हुआ, अब नए सिरे से शुरू हुआ कि बिंद प्रदेश बनाइए। तो पहले एक गुट आया, फिर दूसरा गुट आया, फिर कहते हैं कि लोग यहाँ विधानसभा में संकल्प प्रस्तुत हुआ, श्रीनिवास तिवारी स्पीकर थे। अब वो मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था, हमारे भाई नारायण जी कह रहे थे कि वो संकल्प ही पारित हुआ, वो भेजा नहीं गया दिल्ली, क्योंकि उस समय अटल जी की मान्यता थी कि छोटे प्रदेश बनने से विकास ज्यादा होता है। यदि वो संकल्प गया होता तो शायद ये भी बना। उनका आरोप है जो नारायण जी का। अब ये क्या स्थिति है, मैं देखूंगा कि संकल्प गया कि नहीं गया। तो अब ये जो कई ग्रुप्स लड़ते हैं, इससे किसी भी विषय को लेकर, न केवल बिंदु को, किसी भी लेकर के इतने ग्रुप से किसी इशू को लड़ने के लिए वो उसको मुद्दे को ही कमजोर करता है, लोगों को भरोसा टूटता है। इसलिए मुझे इस दृष्टिकोण से उसको देखना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर जो भी करना है एक राय होकर एक मंच पर आकर किया जाए तो ज्यादा बेहतर प्रभाव। हमारे कहने से नहीं, अपने से तो एक मंच पे हो, हम उनको कोई सलाह दें कि एक मंच में होती है, कौन सी बात हुई। अच्छा, मुझे अब ऐसा लगने लगा कि शायद ये आंदोलन भी बिंद के लिए कम है, स्वयं के लिए, स्वयं के अस्तित्व, राजनीतिक प्रभुत्व के लिए ज्यादा दिखाई पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ और इसमें किसी को दुखित भी नहीं करना चाहता, और ऐसा लगता है कि मेरे ये कहने से किसी को कष्ट पहुंचता हो तो उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। विधानसभा का चूंकि अब स्पीकर नियुक्त हूँ, कल भी मैंने कहा कि अब दलीय राजनीति से ऊपर मुझे बैठाया गया, पर बैठाया गया उसमें, पर एक दंड दिया गया। कल मैं उसको काफी तेजी से निहार रहा था। आगे आगे एक दंड चलता है, तो दंड तो कानून के भीतर से मुझे दंड का अधिकार प्राप्त हुआ, परंतु मैं अपनी पीठ पर अलग से दंड लादे हूं, और वो है धर्म दंड। किसी के साथ अन्याय नहीं हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये शक्ति मुझे देना कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाए। धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम साहब कह रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, कानून का दंड उनके पास है, पीछे धर्म का दंड भी साथ में लेकर चलेंगे, और विपक्ष को भी पूरा संरक्षण मिलेगा। ढेर सारी समितियां हैं, इन समितियों के माध्यम से आप निरंतर अपनी बात कहें, और उनका ये मानना है विशेषाधिकार उसी का है जो जनता के अधिकार के लिए लड़ रहा है। एक संघर्ष किया उन्होंने, लेफ्ट राइट में के बारे में भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि उनकी कमजोरी या पतन की वजह भी यही है कि उन्होंने अपने आप को धर्म से अलग किया, या समाज के हर वर्ग के विकास की चीजों से उन्होंने अलग किया। आंदोलन तो करते रहे, लेकिन उद्योग भी पनपे, इसके लिए प्रयास नहीं हुआ है जो उनकी पुरानी पार्टी थी। और बाद में नए सिरे से जब वो आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़े, तो उन्होंने नए नए ढंग से, नए अंदाज में बहुत कुछ किया। और अब जो जिम्मेदारी है, और उनका ये भी मानना है कि विंध्य की उपेक्षा नहीं हुई, जो भी परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के कारण सरकार में, मंत्री मंडल में जिस तरह का स्थान मिलना था, जैसा स्थान मिला, 3 पहले भी थे, आगे भी और लोगों को अवसर मिल सकता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ये है कि जो विधानसभा की एक परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है, देश से अलग हटकर मध्य प्रदेश की विधानसभा की परंपरा है, वो उसको बनाए रखेंगे। और एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है
पिता को याद करते हैं, कल पिता को याद करके वो भावुक भी हुए और आगे इसी तरह से इन परंपराओं को वो आगे ले जाएंगे। फिर मिलेंगे हम एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।